एक रोज अहमद घर आए तो बताया कि आज रात का खाना पड़ोसी हमारे घर खाएंगे। कौन से पड़ोसी? मैंने हैरान होकर पूछा। आप मुझको बताए बगैर दावत भी दे आए? दावत देनी थी तो 2 दिन पहले बताते। कुछ बंदोबस्त भी तो करना होता है। मैंने एक सांस में इतना कुछ कह डाला। कहने लगे, घबराने की बात नहीं, हमारा पड़ोसी मशहूद मेरे बचपन का दोस्त है। उसको ये कोठी मैंने ही दिलवाई है। बस सादा सा खाना बना दो। तुम बच्चों में मसरूफ थी तो मैंने बताया नहीं, खुद ही दावत दे आया हूं। 1-2 दिन तो खाना यूं भी पड़ोसियों को देना चाहिए। अभी उनका किचन सेट नहीं हुआ, कल ही तो शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी एक ही सांस में मेरी सारी बातों का जवाब दे दिया और उसी वक्त जाकर दावत का सामान भी खरीद कर ले आए। मशहूद साहब की उम्र 40 के लगभग थी, जबकि बीवी उनसे आधी उम्र की यानी 20 साल की थी। नाम आयमा था और अच्छी टॉल थी। मशहूद भाई तहम्मुल मिजाज थे। वो ही ज्यादातर बातें करते रहे, जबकि गुफ्तगू के दौरान आयमा खामोश रही। वो खामोश जरूर थी, लेकिन अफसुर्दा नजर ना आ रही थी। उनके जाने के बाद मैंने अहमद से पूछा कि उम्रों का इतना फर्क क्यों? वो बोले, मशहूद ने शादी अब की है। क्या ये उनकी दूसरी शादी है? नहीं, पहली है। उसकी वजह यह है कि उनके वालिदैन उसके बचपन में ही हादसे में जान बहक हो गए थे। उस वक्त मशहूद सिर्फ 9 बरस का था। तभी उसके नाना घर ले आए कि उनके सिवा कोई करीबी रिश्तेदार सहारा ना दे सकता था। नाना की मोहब्बत पाकर मशहूद तो संभल गया, लेकिन उसकी मुमानियों को उसका घर में रहना बार गिरां गुजरता था। उन औरतों को उसका रहना चुभता था कि कहीं ससुर साहब अपनी जायदाद में से नवासे को हिस्सेदार न बना लें। नाना उसको पढ़ाई के साथ हुनर भी देना चाहते थे कि वह उनके बाद किसी का मोहताज न रहे। लिहाजा शाम को अपने एक दोस्त की वर्कशॉप पर बिठा दिया ताकि मशहूद अच्छा मैकेनिक भी बन जाए। वो उसको एक मजबूत इंसान के तौर पर देखना चाहते थे। मशहूद ने तालीम भी हासिल की और साथ में वो एक काबिल मैकेनिक भी बन गया। उसने गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से सीख लिया था। जल्द ही उसको एक अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। एक दिन झगड़ा हो गया क्योंकि मुमानिया नहीं चाहती थी कि वो अब घर में रहे। वो बरसरे रोजगार हो चुका था। घर में रोज रोज का झगड़ा खत्म करने की खातिर उसके नाना ने दिल पर पत्थर रखकर नवासे को रुखसत कर दिया। उस रोज पहली बार मशहूद को एहसास हुआ कि वो दुनिया में तन्हा है। ताहम उसे किसी किस्म का डर न था। वो इस काबिल हो गया था कि दुनिया का मुकाबला कर सके। वो किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसकी आदत थी हर काम तवज्जो और दिल जमी से करता था। लिहाजा दफ्तर में उसकी आदत वजह तरक्की बनी। उसकी जल्द तरक्की बदख्वाहों को एक आंख न भाई। दफ्तरी रकीबों ने साजिश करके उसे दफ्तर से निकलवा दिया। उसके पास कुछ रकम थी और हुनर भी था। बस किराए पर छोटी सी दुकान ले ली और औजार खरीद कर गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। दिनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई और बहुत सा काम मिलने लगा। उसी हिसाब से आमदनी भी रोज बरोज बढ़ने लगी। जिंदगी की बका की जंग लड़ते हुए उसको एहसास भी ना हुआ कि गुजरते दिनों की धूप बालों में चांदी बनकर उतर आई है। जब एहसास हुआ, वक्त गुजर चुका था। उसने एक बड़ा गैराज ले लिया, अपना कारोबार भी सेट कर लिया। अब उसके बहुत से शागिर्द थे और ये अपने दफ्तर में बैठकर हुक्म देता और उसके मुलाजिम काम करते थे। जब फिक्रे मौश से आसूदा हो गया तो घर बसाने का ख्याल आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसके मिजाज और उम्र के मुताबिक लड़की तलाश करता।
इतनी दौलत कमा लेने के बावजूद अभी तक वो एक कमरे के किराए के मकान में ही रह रहा था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम दोस्त उसको मजबूर करते रहे कि वो शादी कर ले। वो खामोश हो जाता। एक दिन जब मैं उसे मिलने गया, वो कुछ खामोश सा था। वजह पूछी तो वो कहने लगा, कल मैं गिरात से वापस आ रहा था, रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो बहुत परेशानी के आलम में जा रही थी। उसे इर्द गिर्द का कोई होश न था। उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो मेरी नजर के मयार पर पूरी उतरी है। अब सोच रहा हूं कि कैसे उसका पता मालूम करूं और उसके हालात से वाकफियत हासिल करूं। उसकी कैफियत अजब थी। जितनी देर उसके पास बैठा रहा, वो उसी लड़की के बारे में बात करता रहा। वो मुस्तकिल उस लड़की को हासिल करने की उलझन में गिरफ्तार था। मेरे सिवा किसी को नहीं बताता था कि मसला क्या है। एक दिन उसने बताया कि आज मेरा फिर उस लड़की से सामना हो गया है। मैंने उसको सलाम किया, वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी थकन थी, मगर मुझे उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। आज मैं बहुत खुश हूं। एक दिन वो मेरे पास आया और इसरार करके अपने साथ ले गया, उस जगह जहां से वो लड़की रोज मुकर्रा वक्त पर गुजरती थी। सो हम उसके पीछे गए। करीब ही गली में उसका घर था। उसका घर मालूम करके मेरा दोस्त बड़ा खुश था। दरअसल वो बुरी नीयत से उसका पीछा ना कर रहा था, शादी करना चाहता था। मैंने समझाया कि अपनी मुलाजमा को उसके घर भेजकर पहले हालात तो मालूम कर लो। मशहूद ने बात मान ली। उसकी मुलाजमा समझदार और जहां दीदा थी। वो उस लड़की के घर गई और बातों बातों में कुछ हालात मालूम कर लिए। लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप वफात पा चुके हैं और वो अपने मामू के पास रहती है। मामा उसका नशा करता है और वो खुद स्कूल टीचर है। सारी तनख्वाह मामा ले लेता है। रकम ना दे तो मारने पर आ जाता है। लड़की का नाम आयमा था। बहुत शाइस्ता थी। उसने तमाम बातें मशहूद को बताई। मशहूद ने उसे समझाया कि अम्मा रामा, तो मेरी हर बात उसे साफ साफ बता दो, फिर उसका फैसला पूछ लेना। जो वो कहेगी वैसा कर लेंगे। यूं मुलाजमा की मार्फत मशहूद की मुलाकात आयमा से हो गई। लड़की भी खरी और साफ गो थी। उसने बताया कि मामा जी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेशक वो मुझसे तनख्वाह ले लेता है, लेकिन भेड़ियों के इस जंगल में मैं मामा जी की वजह से महफूज हूं। उनके घर को छोड़ दूं तो कहां जाऊंगी। मशहूद ने भी अपने बचपन से लेकर अब तक के तमाम हालात आयमा को बता दिया और कोई बात पोशीदा ना रखी। आयमा को मशहूद अच्छा लगा। यूं उन्होंने बाहम रजामंदी से शादी का फैसला कर लिया। वो दोनों आपस के सलाह मशवरे से कुछ सामान खरीद रहे थे कि आयमा के मामा जी ने उनको साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया और वो आयमा को बुरा भला कहता हुआ अपने साथ घर ले गया। आयमा ने अगले रोज बताया कि घर ले जाकर मामा जी ने बहुत मारा। उसने हर बात उनको बता दी है। अब अगर शादी होगी तो उनकी मर्जी से ही होगी। आपको उनसे मिलना होगा और मामा जी को राजी करना होगा। दूसरे रोज मशहूद ने अपनी मुलाजमा को मामा के पास भेजा। उस शख्स ने कहलवा दिया, आकर मुझसे खुद मिलो। मैं कुछ शराइत पर आयमा को तुमसे शादी की इजाजत दे सकता हूं। मशहूद मुलाजमा के हमरा उस शख्स से मिला। उस आदमी ने कहा कि 2 शर्तें हैं, पूरी कर दो तो मैं अपनी भांजी का रिश्ता दूंगा। अव्वल, जिस घर में हम रहते हैं ये गिरवी है, इसका पैसा भरकर गिरवी से छुड़ा दो। दूसरी शर्त यह है कि आयमा अगर शादी के बाद मुलाजमत जारी रखेगी तो आधी तनख्वाह मेरे गुजारे के लिए मुझे देगी। अगर मुलाजमत नहीं करेगी तो तुमको हर माह गुजारे लायक खर्चा मुझको देना होगा, क्योंकि मैं कमाने से कासिर हूं।
मशहूद ने दोनों शर्तें खुशी से मान ली। यूं उनकी शादी हो गई। कुछ माह बाद ही मामा जी को लगा कि रकम कम है। वो मशहूद के सर हो गया कि खर्चे में इजाफा करो, पूरी नहीं पड़ती। मशहूद ने रकम बढ़ा दी। उसके बाद तो उस बंदे को रकम बटोरने की आदत पड़ गई। वो थोड़े थोड़े दिनों बाद रकम मांगने आ जाता। मामू की इस हरकत पर आयमा को अपने शौहर से शर्मिंदगी होती। वो मना करती कि अब और रुपए उनको मत दो, मगर वो बीवी के कहने की परवाह ना करता और रकम दे देता। वो जिस कदर उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था, उस शख्स के मुतालबे बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार मशहूद तंग आ गया। उसने वो घर बेच दिया और हमारे घर के बराबर वाला बंगला खरीद लिया है। अहमद ने यहां तक बात खत्म करके कहा कि अब तुम आयमा भाभी से मिलती रहना। उसकी शादी को 1.5 साल हुआ है और वो अकेले इतने बड़े घर में रहने से घबराती है। मुलाजमा तो अपने कामों में लगी रहती है। यूं मैं अक्सर उसे मिलने चली जाती। आयमा अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन कभी कभी वो बुझी बुझी और उदास लगती। एक दिन मैं गई तो देखा कि आयमा ने मैले कपड़े पहन रखे हैं। मैंने वजह पूछी तो बोली, किसके लिए अच्छा लिबास पहनूं? मशहूद को तो अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं है। वो ज्यादा वक्त अपने गैराज को देते हैं। घर आते हैं थके मांदे, मेरी जानिब तवज्जो ही नहीं करते। मैंने उसे समझाया, मशहूद भाई नेक हैं, पुख्ता उम्र और सुलझे हुए, हर वक्त तुम्हारे साथ पीछे फिरते और मोहब्बत जतलाने को ठीक नहीं जानते होंगे। मोहब्बत तो इंसान के दिल में होती है, बाकी हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम बदगुमानी में ना पड़ो। मेरी बातें आयमा ने खामोशी से सुनी, मगर कुछ ना बोली। काफी दिनों बाद मैं दोबारा उसके पास गई। वो पहले से भी ज्यादा बुझी बुझी थी। काफी दिनों बाद मैं दोबारा उसके पास गई। वो पहले से भी ज्यादा बुझी बुझी थी। इस बार उसने मशहूद के बारे में कोई बात न की। उसके बाद मैंने मशहूद भाई से बात की। उनसे कहा कि आप आयमा का ख्याल रखा करें। वो सारा दिन अकेली घर में पड़ी आपका इंतजार करती रहती है और आप रात को आकर सो जाते हैं। उसको कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं जाते। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और उसके बाद वो हर जुमे को उसे बाहर घुमाने फिराने लेकर जाने लगे। शादी को 5 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद उनके यहां अभी तक कोई औलाद भी ना हुई थी। एक दिन अहमद बहुत परेशान घर में दाखिल हुए, कहने लगे, क्या तुम आयमा भाभी के पास जाती हो? तुमने वहां कोई खास बात नोट की है? मैंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं देखी, सब मामूल के मुताबिक था। क्या कोई परेशानी वाला मामला है? कहने लगे, हाँ, परेशानी वाला मामला तो है। मशहूद जैसा समझदार और साबिर आदमी बीवी को तलाक देना चाहता है। वो बहुत परेशान है। तुम जरा आयमा भाभी के पास जाओ और पता करो क्या बात है। दूसरे दिन मैं आयमा के पास गई। वो बनी ठनी और बहुत खुश नजर आ रही थी। हल्के मेकअप में ज्वेलरी पहने बहुत हसीन लग रही थी। इस रूप में आयमा को देख मैं खुश हो गई कि चलो वो फिर से अपने घर में सेट हो गई है। पिछले दिनों तो बहुत बदहाल लगती थी। अभी वहां बैठी थी कि दर पर दस्तक हुई। गैराज से लड़का रोटी लेने आया है, मुलाजमा ने बताया। मैंने देखा कि आयमा के चेहरे पर रौनक आ गई। वो टिफिन उठाकर खुद दर पर उस लड़के को खाना देने चली गई। जब काफी देर हो गई तो मैं उठकर जाने लगी। तभी मुलाजमा ने मुझे कहा, जरा ठहरिए, मैं जाकर देखती हूं। मुलाजमा ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ चल दी। ये सूरत हाल देखकर मैं परेशान हो गई। अब समझ में आया कि कुछ और मामला है और मेरे शौहर क्यों परेशान थे। जरा देर बाद मुलाजमा आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं जाने को हुई, दरवाजे तक पहुंची ही थी
कि आयमा अंदर आ गई। इसरार करने लगी कि बैठो, मगर मैंने मुआज़रत कर ली कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मुझको देर हो रही है। शाम को अहमद आए तो मैंने उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि क्या मामला है। वो बोले, पिछले दिनों मशहूद ने कारोबार बढ़ाया तो उसको संभालने के लिए एक नौजवान की जरूरत थी। उन्होंने फरहान नामी लड़का मुलाजिम रख लिया। वही दुकान से रोज खाना लेने आता, कुछ दिनों से देर कर देता था। उन्होंने पूछा, क्यों देर हो जाती है? फरहान ने जवाब दिया कि जब मैं जाता हूं खाना तैयार नहीं होता, घर से मुझे इंतजार करने को कहा जाता है तो मैं वहां इंतजार करने बैठ जाता हूं। मशहूद को कोई शक ना हुआ। उसने घर आकर मुलाजमा से पूछा। वो बोली, साहब जी, खाना तो वक्त से पहले तैयार हो जाता है, जब लड़का आता है टिफिन तैयार होता है। ये बात मुलाजमा ने उस वक्त कही जब आयमा वॉशरूम में थी। मशहूद को आयमा पर तो शक ना हुआ, लेकिन मुलाजिम उसकी नजर में मशकूक हो गया कि वो खाना लेने के बाद कहीं अपने किसी काम से निकल जाता होगा। 2-3 बार की तंबीह के बावजूद लड़के को आने में ताखीर होती रही तो मशहूद ने सोचा, मालूम तो करूं मामला क्या है। उन्होंने जब उसका पीछा किया, देखा कि उसकी बीवी टिफिन हाथ में लिए घर से बाहर निकली और पास बनी बैठक में चली गई जहां फरहान बैठा था। मशहूद काफी देर बाहर इंतजार करता रहा। आधे पौने घंटे के बाद उसकी बीवी बैठक से घर में गई और लड़का बाहर निकलकर गैराज की तरफ रवाना हो गया। मशहूद ने अब भी आयमा पर शक ना किया। वो समझा कि तमाम औरतों की तरह मेरी बीवी भी मेरी जासूसी में लगी है, तभी उससे मालूमात कुरेदने को यह तरीका इख्तियार कर लिया है। उसने बीवी को तो कुछ ना कहा, मगर मुलाजिम को हिदायत दी कि अगर मेरी बेगम तुमसे मेरी बाहर की सरगर्मियों के बारे में अहवाल लेने की कोशिश करे तो उसे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना, और उससे या मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम समझ गया कि अब उसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा उसने आयमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आयमा मुकर्रा वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि उसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहब को उसके बाहर जाने का नहीं बताएगी। अब आयमा बहुत बदल गई थी। उसका बनाव सिंगार उसकी नई सोच की चुगली खा रहा था। एक दिन मशहूद पुर्जा लेने के लिए बाजार गया। वापसी में उसने सोचा घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, उसने फरहान को वहां से निकलते देखा। उसके हाथ में खाने का टिफिन था। उसने सोचा, ये बदबख्त शायद यहां बैठकर पहले खुद मेरे खाने पर हाथ साफ करता है और बाद में बचा हुआ खाना गैराज ले आता है, तभी उसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। उसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? उसने कहा, नहीं साहब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ ना कुछ लेकर खाते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3, उनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और इनके यहां से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब उसको टोह लगी कि देखूं इस बात की तह में क्या है। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा, घबरा गई। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब ना समझा। बीवी को कहा, घर चलो। वो कमाल जब्त से उसको खामोशी के साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आया
और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली मिसाल सादिक हो गई कि आते ही आयमा ने शोर मचा दिया, मुझको तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ पूछता, आयमा ही उस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं कही और तुम तलाक मांगने लगी, जबकि पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी, और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं कैदे तन्हाई से तंग आ गई हूं। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है घुट घुट कर मर जाना। इससे तो अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर 2 सहेलियों से बात तो कर लेती थी। घर में तो अब मुझे लगता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि अम्मा रहमा से हुई थी कि सारा दिन मुलाजमा ही का मुंह देखती रहती हूं। मशहूद ने उसको डांट कर चुप करा दिया। उस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जिंदगी का मजबूत बंधन एतमाद के आईने में अक्स सब्त करने का नाम है। ये अक्स बिगड़ जाए तो एतबार का आईना भी चिकना चूर हो जाता है। तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का ये हाल कि वो रोजो शब कर्ब की आग में सुलगता। उसके रात दिन कांटों पर बसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आयमा तलाक लेने पर अटी है। मशहूद जानता था जब वो गैराज में होता है उसकी बीवी फरहान से मिलती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वो तुमसे उम्र में कम है और ये उसका जज्बाती फैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी और तुम उसको तलाक देकर पछताओगे। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद, आप उनको ना रोकिए, क्योंकि आयमा अब उनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा ना करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई उसको तलाक दे दें, वरना वो खुदा ना ख्वास्ता उनको नुकसान ना पहुंचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आयमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। उसने फरहान के साथ मिलकर नकदी, जेवरात, घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने उसको तलाक दे दी कि जिंदगी उनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे। चुनांचे उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गैराज फरोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। उसकी हालत खराब थी। उसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और उसको बेआसरा करके भाग गया। बोली, आप जैसे अच्छे शौहर को छोड़ने की सजा मुझे मिल गई है। मामा भी घर बेचकर कहीं चला गया है। मैं किधर सर छुपाऊं? मशहूद ने उसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए, ये कहकर कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया है। दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई। वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया। वो घर वापस आए कि आयमा को माफ करके उससे दोबारा निकाह कर लेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने नाउमीद होकर अपनी जान ले ली थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी।
काश वो ही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई उसको दोबारा अपना लेते। लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को उसके किए का अंजाम मिले।